गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपनी वोकैबुलरी और आर्टिकल को आप खुद से एक बार देख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। मतलब वोकैब को लर्न कर सकते हैं, आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप टाइप कर लीजिए तो ये होगा बीपीएस स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम। चलिए अब अपनी क्लास को फटाफट से कर देते हैं हम स्टार्ट। ओके। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है आज की क्लास का, वो है परपोर्टेड। परपोर्टेड का मतलब क्या होता है? कथित रूप से। मीन्स ऐसा दावा किया जा रहा है लेकिन अभी ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है। आप ऐसा दावा कर रहे हैं बट ऐसा अभी कुछ प्रूफ नहीं किया है, कुछ एविडेंस वहाँ पे नहीं दिए गए हैं। ऐसा सिर्फ दावा किया जा रहा है। क्लेम, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये बात सच है लेकिन उसको साबित नहीं किया गया है, यानी कि वो चीज़ एलिज्ड है। ये भी बहुत बार हमें दिखाई देता है, इम्पोर्टेंट वर्ड है। परपोर्टेड का मतलब यही हो गया, दावा किया जा रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है इसका। हाइपोथेटिकल है, ऐसा माना जा रहा है ना, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, सपोज किया गया है, क्लेम किया गया है, दावा किया गया है। सो द परपोर्टेड फैक्ट्स टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। तो जो फैक्ट्स ऐसा माना गया था कि ये चीज़ है, ये सच है, ये वो भी जो भी है, तो बाद में वो कैसे साबित हुए, वो कैसे प्रेजेंट हुए, वो गलत साबित हुए। तो पहले उनको सच माना जा रहा था लेकिन बाद में जब उनको प्रूफ वगैरह दिए गए तो वो चीज़ गलत साबित हुई। तो यानी कि वो सिर्फ एलिज थी, कथित रूप से थी, उसका कोई भी फुल प्रूफ एविडेंस नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? टनल विजन। टनल विजन का मतलब होता है टनल जैसे आपकी लंबी सी एक होती है ना, तो बस आपको यही दिखाई दे रहा है और लंबा नहीं आपको दिखाई दे रहा। बस टनल में क्या होता है, आप समझ के लिए पूरा अंधेरा अंधेरा अंधेरा, ऐसे सोचो कि पूरा अंधेरा हो रखा है, तो आपको बहुत लंबा थोड़ी ना दिखाई देगा, आपको बहुत पास तक की ही चीज़ें दिखाई देंगी, दूर की चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो इसी को टनल विजन कहते हैं। फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग एंड इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स। आप सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और बाकी हर एक चीज़ को आप इग्नोर कर दे रहे हैं, जिससे आपका क्या है, आपकी जो पर्सपेक्टिव है या जो आपका डिसीज़न होगा वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है ना, क्योंकि आपने फोकस क्या किया है, सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर आपने फोकस किया, बाकी सब चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया, तो इससे प्रॉब्लम ही होगी। अगर हम स्टडी के पॉइंट से बात करें तो अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को आप निगलेक्ट कर दे रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। सो फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग एंड इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स, जो क्या कर रहा है, लिमिटेड और नैरो व्यू आपको दे रहा है, बहुत कम ही जानकारी आपको प्राप्त हो पा रही है, ओवरऑल व्यू आपको मिल ही नहीं पा रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? नैरो माइंडेडनेस है ना, लिमिटेड पर्सपेक्टिव है आपका, आपका जो नज़रिया होगा वो बहुत लिमिटेड होगा, वो बहुत क्या होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपने बहुत कम ही चीज़ को फोकस किया, बाकी चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया। आपने वन ट्रैक माइंड है, आपने एक ही धुन अपनी सवार थी, तो एक ही चीज़ आपको पता है, बाकी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। फिक्सेशन है, ऑब्सेशन था, आपको बायस्ड भी कह सकते हैं, या मायोपिक। जैसे कि हम चश्मा लगाते हैं तो चश्मा मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपियो मतलब जब हमें सिर्फ पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। बस हमें पास पास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दूर की चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो वह मायोपिया होता है। और जब हमें हाइपरमेट्रोपिया होता है, जब हमें इसके ओपोजिट होता है। दूर का दिखाई दे रहा है बट पास का नहीं दिखाई देता है। जैसे एल्डर पीपल होते हैं, जैसे पापा वगैरह होते हैं, उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो उनका दूर को दिखता है, पास का नहीं दिखता। और हमको है मायोपिया, मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। अगर हम चश्मा निकाल देंगे तो हमें हमारी स्क्रीन नहीं दिखेगी। सो डोंट गेट टनल विजन, लुक एट द होल सिचुएशन। तो आप अपने विजन को सिर्फ टनल विजन मत करिए, मीन्स बहुत लिमिटेड मत करिए, आपको पूरी प्रॉब्लम को देखना है, पूरी प्रॉब्लम को समझना है। हिज टनल विजन मतलब उसका जो छोटी जो उसकी दृष्टिकोण थी, मतलब लिमिटेड चीज़ों के ऊपर ही जो वो फोकस करता था, जिसकी वजह से उसने जो ऑब्वियस रिस्क है उसी को इग्नोर कर दिया। तो अगर आप बहुत माइनर चीज़ के ऊपर फोकस कर, माइनर नहीं बोलेंगे,
जाएंगे, बट अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और बाकी पॉइंट्स को अगर आप इग्नोर कर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप मिस कर देंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जाम के पॉइंट से बोला कि अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में सोच रहे हैं कि आपने फुल ऑन फुल ले लिया, बट अगर आपने अदर सब्जेक्ट्स को अवॉइड कर दिया तो ऑब्वियसली आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? प्रीवेलिंग। प्रीवेलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो चारों तरफ फैली हुई है ना। प्रीवेल करने का वर्ब के रूप में प्रीवेल का मतलब ये होता है किसी चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त करना, और ये एडजेक्टिव हो गया हमारा प्रीवेलिंग, मतलब वो चीज़ चारों तरफ फैली हुई है, प्रचलित है वो चीज़, है ना, फैली हुई है वो चीज़, वाइड स्प्रेड है, कॉमनली लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी वाइड स्प्रेड है, कॉमन है, डोमिनिएंट है लोगों वो चीज़ फैली हुई है। जैसे कि अगर कोई ट्रेंड है, आप देखते हैं कोई ट्रेंड होता है जो चारों तरफ फैला हुआ है, प्रिवेल हो रखा है, चारों तरफ फैला हुआ है ना, डोमिनेट कर रखा है पूरे सोशल मीडिया को, पॉपुलर है वो चीज़ इस समय पे। तो जो प्रीवेलिंग ओपिनियन है वो क्या है कि रिफॉर्म्स आर नीडेड। तो इस समय पे लोगों के जो ओपिनियन है क्या है, लोगों के ओपिनियन क्या है इस समय पे, ज़्यादातर लोग किस बात को मान रहे हैं कि हमें सुधार की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रीकैलिब्रेटेड। कैलिब्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को आप मेजर करना, आप ऐसे सोच सकते हैं, और रीकैलिब्रेट करना मतलब आप उसको दोबारा से ठीक कर रहे हैं। सो दोबारा से उस चीज़ को ठीक क्या है आपने। सो एडजस्टेड और चेंज्ड अगेन टू मेक समथिंग मोर एक्यूरेट, इफेक्टिव और सूटेबल फॉर न्यू कंडीशंस। तो मतलब आपने उसको आंकलन किया, आपने उसको जांचा और आपने उसको ठीक किया, है ना। सो जैसे कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज को हमें रिकैलिब्रेट करना चाहिए, उसको एडजस्ट करना चाहिए, उसमें चेंजेस करने चाहिए, उसको मॉडिफाई करना चाहिए, उसको ऑल्टर करना चाहिए। सो रिकैलिब्रेटेड मीन्स हमें उसको एडजस्ट करना चाहिए, बदलना चाहिए अपनी जैसे डिपेंड करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं स्टडी के पॉइंट से बोलूँ कि स्टूडेंट के पॉइंट से, तो अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप 1 महीना रेगुलर आप स्टडी करते हैं और आपको फिर भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स कि मैं आपके लिए अच्छी टीचर नहीं हूँ, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो दूसरे बच्चों को बेनिफिट पहुंच रहा है वो आपको भी वही टीचर बेनिफिट पहुंचा सके। तो आई अंडरस्टैंड, आपको फिर यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ, क्योंकि 1 महीना बहुत अच्छा खासा टाइम होता है जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। बट हाँ, अगर आपका बेसिक एकदम क्लियर है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने दे सकते हो। 2 महीने में कुछ तो आपको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर दिखना चाहिए ना, हल्का फुल्का ही सही, बट कुछ तो आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ तो सीखा। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को भी एडजस्ट करना पड़ता है, आपको अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक टाइम टेबल बना लिया उसी को आप चलते रहेंगे, नहीं नहीं, हमें उसे रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, रीएडजस्ट करना पड़ेगा, अपने चीज़ों को अलाइन करना पड़ेगा। यार नहीं, ठीक से नहीं चल पा रहा है तो इसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, रीसेट करो, उसको करेक्ट करो, मॉडिफाई करो, ऑल्टर करो, उसमें थोड़े बदलाव तो करने ही पड़ेंगे ना। सो द पार्टी रिकैलिब्रेटेड इट्स स्ट्रैटेजी आफ्टर लूजिंग सपोर्ट। एब्सोल्युटली, अगर पार्टी है, अब उनको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी पड़ेगी। अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों का तो मतलब कुछ तो वो लोग गलत ही कर रहे होंगे ना, तो वो उनको बदलना पड़ेगा। वर्ब की तरह यूज हुआ है ना। और ईडी लगा दिया तो हम इसे एडजेक्टिव भी बना सकते थे, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पार्टीशन। ये एक वो वाला पार्टीशन नहीं है जो डिवीजन को दिखाता है, पार्टीशन, ये पार्टीशन है। इसका मतलब होता है जब आप किसी की तरफ में आपका झुकाव होता है, जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। सो जब आप पक्षपाती हैं। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि काइंड ऑफ सेम साउंड बन जाता है, वैसे है डिफरेंट साउंड में। ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है। तो इसका मतलब होता है जब आपका झुकाव है किसी की तरफ में, आप बायस्ड हैं, आप वन साइडेड हैं, आप स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, ग्रुप को या किसी कॉज को। तो आप एक उसके कह सकते हैं, जैसे एक शब्द कॉमन है, अंधभक्त। हाँ, तो आप अंधभक्त हैं, आप उनको एकदम कंप्लीटली फॉलो करते हैं, आप उनकी तरफ में बायस्ड हैं, है ना। आप पार्शियल हैं उनकी तरफ में, आप उनके सपोर्टर हैं, उनके फॉलोअर हैं। सो न्यूज़ चैनल के ऊपर आरोप लगा था किस चीज़ का, कि वो
पक्षपाती थे, वो एक तरफ की बात को सपोर्ट कर रहे थे। इस पार्टीशन का मतलब होता है TITION का डिवीजन। पार्टीशन हो गया मतलब डिवीजन हो गया, बट ये जो पार्टीशन है इसका मतलब होता है आप एक साइडेड हैं, बायस्ड हैं, आप पार्शियल हैं, सपोर्टर हैं, फॉलोअर हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कॉल्यूशन। कॉल्यूशन का मतलब होता है SION लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मतलब होता है जब आप किसी के साथ मिलकर कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ इलिसिट काम कर रहे हैं। सो साठ गांठ हो गई, जैसे एक साथ मिलकर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं ना, गुप्त मिली भगत है हमारी। सो सीक्रेट कॉपरेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल और ग्रुप्स टू चीट, डिसीव। डिसीव ही तो इसका सिनोनिम होता है, या फिर कुछ गलत करने के लिए। सो कॉल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हाँ, जो आज का हमारा आर्टिकल है ये द हिंदू एडिटोरियल ही लिया गया है, तो मैंने सोचा कि चलिए अब हम एडिटोरियल भी लेंगे, हम बेसिक जो हम जैसे करते हैं वो भी रहेगा, बट एक हम एडिटोरियल पार्ट भी कवर करेंगे ताकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी हम देख सकें, क्योंकि हमें अपने ब्रेन को ओवरऑल रेडी करना है, राइट? ताकि बच्चों के ब्रेन में ये ना हो कि द हिंदू इज समथिंग एडिटोरियल पार्ट, क्योंकि मेरे जितने भी आर्टिकल होते हैं वो द हिंदू से ही होते हैं, तो मैं बट एडिटोरियल कम लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा ओपिनियटेड होते हैं, पॉलिटिकली अलाइंड होते हैं, बट स्टिल स्टूडेंट्स को लगता है कि एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स डू इट। हाँ, चीज़ें तो सीखने के लिए डेफिनेटली मिलती हैं। अगर हम वहाँ पे पॉलिटिकली चीज़ों में ना अपना आपको इंक्लूड करके, वहाँ पे ना हम इन्वॉल्व करके अगर हम उसकी लैंग्वेज को सीखें तो वाकई में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता ही है, नो डाउट। तो कॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? साठ गांठ, है ना, गुप्त मिली भगत हो गई। जैसे ये सारी वोकैबुलरी सोचो, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ही है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है। सो सीक्रेट कॉपरेशन हो गया बिटवीन 2 और मोर पीपल और ग्रुप्स टू चीट, टू डिसीव और टू कमिट समथिंग रॉन्ग। तो एक साथ में मिलके आप साजिश रच रहे हैं। प्लॉटिंग मतलब वही साजिश रचना, है ना। आपका नेक्स्ट क्या हो गया? कन्वीएंस। कन्वीएंस का मतलब अगेन साजिश हो गया। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आता है ये। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिसिटी। इसका मतलब भी आपका एक साथ मिलके साठ गांठ कर रहे हैं, स्कीम कर रहे हैं आप। सो कंपनीज के ऊपर आरोप लगा था। एक्यूज मतलब आरोप लगना, किस चीज़ का? कि उन्होंने एक साथ में मिलके प्राइस को फिक्स कर दिया। जैसे कि मुझे याद है ऑटो वालों के साथ में ऐसे होता है कि सारे ऑटो वाले ने एक ही साथ में मिलके प्राइस बढ़ा दिया कि सब लोग अब 20 ही रुपये लेंगे। तो अब सारे ऑटो वाले 20 ही ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अब आपको बैठना ही पड़ेगा। अब सपोज करो इनके बीच में 60 गांठ ना हो तो कोई 20 ले रहा है और जो ओरिजिनल प्राइस था मान लो 15 रुपये, तो अब बाकी 15 ले रहे हैं, एक 20 ले रहा है, तो इसको तो सब बॉयकॉट कर देंगे, इससे जाएंगे। तो सबने मिलके कहा कि चलो भाई पैसा बढ़ाया जाए एक साथ में, तो फिर बंदों को जाना ही पड़ेगा। तो उनके ऊपर आरोप लगा फिक्स प्राइस के कॉल्यूशन का, मतलब कंपनी ने आपस में साठ गांठ करके पैसा बढ़ा दिया, तो लोगों को तो देना ही पड़ेगा उतना पैसा। नेक्स्ट वर्ड इलेक्टोरल रोल। इस वर्ड में बिल्कुल भी कभी कंफ्यूज मत होना। इलेक्टोरल का मतलब होता है आपका इलेक्टोरल रोल मतलब लिस्ट, और इलेक्टोरल मतलब जो आपके वोट दे रहे हैं, इलेक्टोरेट बोलते हैं वोट देने वाले को। तो इलेक्टोरल मतलब वोटर, तो जो वोटर लिस्ट है उसको इलेक्टोरल रोल कहते हैं, वोटर लिस्ट को। सो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब वोटर हो गई, सिंपल सी बात है, और रोल मतलब लिस्ट। तो शी चेक्ड द वोटर इलेक्टोरल रोल टू कंफर्म हर डिटेल्स। तो उसने अपनी डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए क्या चीज़ को चेक किया? जो आपकी वोटर लिस्ट है उसको चेक किया। अब यहाँ पे देखो नॉट इनक्रेडिबल, ये मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वही लिया जो आर्टिकल में दिया हुआ था, नॉट इनक्रेडिबल। अब देखो अगर मैं IBLE का बताऊं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लायक, ठीक है। क्रेड का मतलब होता है फेथ, भरोसा। इनका मतलब होता है विदाउट। तो इनक्रेडिबल का एक मतलब, एक तो कोई और चीज़ होती है, जैसे इसके दो मीनिंग है, पेपर में भी आता है। एक इनक्रेडिबल का मतलब है कोई चीज़ इतनी अद्भुत है, इतनी अमेजिंग है कि उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं अद्भुत भारत, तो इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब इतना भव्य है हमारा भारत कि हम चीज़ों पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बहुत खूबसूरती है हमारे भारत में।
तो बहुत खूबसूरत है। इतना कोई चीज़ इतनी, अगर आप कोई चीज़ कह रहे हैं वाओ योर परफॉर्मेंस इज़ इनक्रेडिबल, दैट मीन्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है कि आपको भरोसा ही नहीं हो रहा कि वाओ मतलब अमेजिंग। एक तो वो हो गया, पॉजिटिव टोन है इसका। एक इनक्रेडिबल का मतलब हुआ कि जिस चीज के ऊपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, यानी एग्जैक्ट वही बात होगी जो इसके मीनिंग में है। इनक्रेडिबल मतलब बिना भरोसे के लायक, जिस पे भरोसा ना किया जा सके। तो इनक्रेडिबल का मतलब ये हो गया, नेगेटिव हो गया कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते। नॉट का मतलब भी आपका नेगेटिव, ये नहीं हो गया। सो कोई, अब देखो क्या हो गया, अविश्वसनीय नहीं, यानी कि वो चीज अविश्वसनीय नहीं है, इसका मतलब उस पे विश्वास किया जा सकता है। ये मैंने एग्जैक्ट इसलिए उठाया क्योंकि पेपर अगर हमें आर्टिकल में मिलता है, हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में आता है, हम गलती कर देंगे, हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। अगर वो सिंपली इनक्रेडिबल बोल देता तो इसका मतलब है कि वो चीज़ विश्वास करने के योग्य नहीं है या उस चीज़ पे विश्वास कर पाना मुश्किल है ना। और नॉट इनक्रेडिबल मतलब वो विश्वास कर पाना मुश्किल नहीं है, तो यानी कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। यानी इस नॉट ने और इनको हटा दें तो अब यहाँ पे ये वर्ड बच गया क्रेडिबल। तो ये इसका है, मतलब ये एक्स्ट्रा एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है हमें। सो समथिंग दैट इज नॉट हार्ड टू बिलीव, यानी वो क्रेडिबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। देखो यही हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्रेडिबल बचा, यानी कि वो भरोसे लायक है, वो बिलीवेबल है, प्लॉसिबल है, रीजनेबल है, कन्विंसिंग है, उस बात पे भरोसा किया जा सकता है। तो उसके जो एक्सक्यूज थे नॉट इनक्रेडिबल, इसका मतलब वो क्रेडिबल थे, वो अविश्वसनीय नहीं थे, यानी कि विश्वसनीय हुए ना। फिर तो सोच रहे हो कि कंफ्यूजन होगा ना हमें, तो इस चीज को हमें रेडी रखना है। ओके तो IBLE जब भी किसी शब्द के पीछे आप देखेंगे तो समझ जाइए उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। ओके चलिए अब आर्टिकल को रीड करते हैं। तो आप एक बार अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए और सेल्फ रीड करिए, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ मैंने लाइव की बजाय अपनी क्लास को रिकॉर्ड फॉर्म में रखा ताकि बच्चों का टाइम बचे। ओके टनल विजन, तो विजन कैसा है, टनल है, मतलब हम कुछ ही पॉइंट्स के ऊपर फोकस करके बाकी सारे पॉइंट्स को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। The disastrous performance of Mahagathbandhan led by Rashtriya Janata Dal RJD in the Bihar Assembly elections has been followed by claims attributing this to a purported collusion between the Bharatiya Janata पार्टी एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ तक ये हमारा एक सिंगल सेंटेंस बना है। परफॉर्मेंस कैसी है, डिजास्ट्रस है, बहुत तबाही पैदा कर देने वाली है। आज की जो आपकी लाइव की जो क्लास थी DPI लाइव, जिसपे हमने क्या किया था, 15 मिनट प्रीवियस ईयर वोकेबलरी हम एवरीडे करते हैं, तो आज उसमें डिजास्ट्रस वर्ड आया था, मतलब एकदम तबाही पैदा कर देने वाली, क्लैमिटी है वो चीज़। तो परफॉर्मेंस कैसी थी, तबाही वाली थी, बेकार थी, बहुत बहुत टेरिबल थी। डिजास्टर एडजेक्टिव हो गया, परफॉर्मेंस हमारा नाउन हो गया। किसकी, महागठबंधन की। ऑफ बता रहा है काके की, किसकी, महागठबंधन की। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो पूरा नाउन फ्रेज हो गया, बट ऑफ के बाद ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, तो ये एक इसका ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो यानी हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, परफॉर्मेंस। लेड किसको कि मतलब देखो ये कॉमा लगाया हुआ था यहाँ पे, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसको कौन नेतृत्व कर रहा था, RJD आपके नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ पर, बिहार असेंबली इलेक्शंस में। अगर आप इस चीज़ को, जो कॉमा वाला पार्ट है, अगर आप उसको काट भी देंगे तो आप देखेंगे परफॉर्मेंस मेरा सब्जेक्ट हुआ और इसकी जो वर्ब है वो हैज़ है। अगर एरर बनता तो यहाँ पे हैव लगा देते और यही हमारा एरर बन सकता था। और क्या टफ निकलेगा, ऐसे तो बनती हैं चीज़ें, है ना। हैज़ बीन फॉलोड, क्या चीज़ है जो फॉलो कर रहा है, कि वो दावा कर रहे हैं, एट्रीब्यूटिंग दिस टू अ परपोर्टेड कॉल्यूशन। अच्छा, कि जो डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस है वो एट्रीब्यूट करना मतलब उसके ऊपर डाल दिया उन्होंने, उस चीज को उसके ऊपर डाल दिया, है ना, उसको जिम्मेदार ठहरा दिया। किस चीज को, कि कथित रूप से साठ-गांठ है किसके बीच में, BJP और ECI के बीच में। इस चीज के ऊपर इन्होंने वो ब्लेम डाल दिया अपनी गंदी परफॉर्मेंस का, ऐसा यहाँ पे बोला गया है।
हमारा परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हो गया और उसकी वर्ब कौन हो गई, हैज़। अगर सपोज इतना ही बड़ा लिख के यहाँ पे हैव लगा देते और ऐसे कर देते, ये पार्ट ए हो गया, फिर यहाँ पे पार्ट बी हो गया, फिर इसको पार्ट सी कर देते और इसको ये वाले को मान लो यहाँ तक पार्ट डी कर देते सपोज, और फिर नो एरर बोल देते, तो आपको एरर लगाना होता और यहाँ पे हैज़ की जगह हैव लगा देते तो एरर बन जाता हमारा, राइट। ओके, आरजेडी यानी कि जो आपके ये राष्ट्रीय जनता दल है, इन अच्छा यहाँ पे इलेक्शंस, अब इनकी सीट्स के बारे में बताया गया। वॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इनको 25 सीट्स मिले हैं, कांग्रेस को 6 मिले हैं, सीपीआई को 2 मिले हैं और एक और सीपीआई मार्क्सिस्ट इनको जस्ट 1 मिला है, तो टोटल इनको 33 सीट्स आई हैं। एलिगेशंस मतलब आरोप लगे हैं, वोट थैफ्ट रिवॉल्व अराउंड प्री एग्जिस्टिंग कंसर्न्स अबाउट ईसीआईज परसीव्ड बायस टूवर्ड द बीजेपी। जो एलिगेशंस हैं यानी जो आरोप हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। वोट थैफ्ट ऑफ के बाद में जो दिया होता है ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो हाँ, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा एलिगेशंस है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रिवॉल्व लगा हुआ है। तो एलिगेशंस किस चीज़ के चारों तरफ घूम रहे हैं कि पहले से ही जो कंसर्न थी कि ईसीआई जो है वो बायस्ड है बीजेपी की तरफ, तो इस चीज़ के ऊपर में एलिगेशंस लगाए हैं। एंड अराउंड द मोर कंटेस्टेबल क्लेम ऑफ मैनिपुलेटिंग इलेक्टोरल रोल ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये आप जानते हैं एसआईआर बहुत लंबे समय से चल रहा है। और किस चीज़ का आरोप लगाया है कि और ये जो आरोप है ये कंटेस्टेबल है, मतलब इसके ऊपर में डिस्प्यूट हो सकता है, कंटेस्ट हो सकता है, मतलब इस पे विवाद हो सकता है। जो ये दावा है वो क्या है कि इन्होंने बोला है कि जो आपकी वोटर लिस्ट है उसको मैनिपुलेट किया गया है एसआईआर के ड्यूरेशन में, उस दौरान जब एसआईआर जो ये पूरा प्रोसेस है उसमें जो वोटर लिस्ट है उसके साथ में छेड़छाड़ की गई है। और ये जो दावा है ये कंटेस्टेबल है। एबीएलई है तो मतलब ये एडजेक्टिव है, मोर मतलब आपका ये इसको क्या बना रहा है, एंड अराउंड मोर कंटेस्टेबल, इससे भी ज़्यादा जो ये दावा है, यानी ये एडवर्ब के रूप में। 2 एलिगेशंस हैं, इसमें ये वाला थोड़ा ज़्यादा है। ये जो एक्सरसाइज है, रेज्ड कंसर्न्स दैट इट वाज मूविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी of proving one's eligibility to vote to the people instead of strengthening the state and the ECI to continue upholding it। ये एक्सरसाइज मतलब ये जो काम है, ये जो प्रोसेस है, इसने चिंताएं उठा दी हैं, रेज कर दी हैं। हमेशा याद रखना है रेज एंड राइज में डिफरेंस होता है। रेज के साथ में जब आएगा तो इसकी अपनी ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट होगा। जैसे रेज मतलब उठाना, तो रेज्ड कंसर्न, कंसर्न उठा दिया है, क्या उठा दिया है, कंसर्न। तो हमेशा ये जो रेज वर्ड है ये क्या का आपको आंसर देगा। और राइज का मतलब उठना होता है, तो इसको किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट है। सन राइज, तो हम क्या बोलते हैं, सन क्या होता है, राइज होता है, वहाँ पे रेज नहीं होता है। कि इसने क्या चिंताएं उठा दी हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या बना रहा है, मूविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग वंस एलिजिबिलिटी टू वोट, मतलब कि अब लोगों की जिम्मेदारी हो गई है, वो उनके ऊपर में वो जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करें कि वो वोट कर सकते हैं, वो ये दिखाएं कि वो एलिजिबल हैं वोट करने के। इस चीज़ की बजाय स्टेट को और मजबूत और ईसीआई इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाए, इसके बजाय लोगों के ऊपर में ही प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे क्या कहना है कि जो एसआईआर है उसने वो जो पूरा प्रोसेस हुआ था उसमें आपकी जो वोटर लिस्ट है उनके साथ में छेड़छाड़ किया गया है और इस चीज़ ने प्रॉब्लम्स उठा दी हैं, कंसर्न उठा दिए हैं। किस चीज़ को लेके कि अब ये प्रूविंग वंस एलिजिबिलिटी टू वोट, अब लोगों की जिम्मेदारी बन गई है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करें कि वो वोट करने के लायक हैं। इस चीज़ के बजाय कि जो ईसीआई है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो इसको मजबूत करे, वो इसको सपोर्ट करे, इसकी बजाय लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दी है। कंसर्न ऑफ दिस नेचर आर रेलेवेंट, तो इस तरीके के जो कंसर्न हैं कि ये रेलेवेंट हैं, जिसमें आपका क्योंकि अभी सेकंड फेज में भी एसआईआर चल रहा है। लेकिन जो
प्रीवेलिंग एक्सप्लेनेशन है एनडीए की जीत का, वो भी आपका इनक्रेडिबल नहीं है, मतलब उस पे भरोसा किए जा सकता है। यानी कि जो आपकी एनडीए की जो जीत है और उस पे जो वो लोग अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भैया हमारे जीतने के ये पॉइंट्स हैं, वो भी विश्वसनीय है। क्योंकि कन्वर्ज करना मतलब मिलना है ना, अग्री करना, कि उसमें उनको महिलाओं का टर्नआउट मतलब वोट डालना, कि ज़्यादा महिलाओं ने उनको वोट डाली है। उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर फोकस किया है, कैश ट्रांसफ़र, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज की डेट का। और उन्होंने क्या किया है, जो ओबीसी एंड ईबीसी ग्रुप्स हैं उनको लेके क्या कर दिया है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको और सही किया है, उसको आपका एडजस्ट किया है ना। और उनकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी भी अच्छी है। इनफैक्ट ईसीआई का जो डिसीज़न था जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है उसको नहीं रोका, रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, ट्रांसफ़र करने से कैश टू बेनिफिशियरी ऑफ अ स्टेट वीमेंस स्कीम बाय एक्सेप्टिंग इट एज अ ऑनगोइंग, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस चीज़ के, जो ईसीआई ने एक बार सेट किया था 2023 राजस्थान असेंबली पोल में अशोक गहलोत की जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब पूरा पॉइंट समझो क्या बोल रहा है, कि जो ईसीआई ने यहाँ पे जो आपके नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है, तो इसी टाइम पे भी कैश को ट्रांसफ़र होने दिया बेनिफिशियरीज़ के अकाउंट में, ये बोल के कि ये ऑनगोइंग जो स्कीम है उसी का एक पार्ट है। बल्कि ये उन्हीं का जो एक्शन यानी ईसीआई का जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था जिसमें उन्होंने रोक दिया था अशोक गहलोत, जो राजस्थान में जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे उनको रोक दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को नहीं रोका गया। तो ये भी चीज़ क्या है, प्रॉब्लमैटिक है। थर्स इसीलिए जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ईसीआई के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब ईसीआई के खिलाफ, ये पार्शियली ड्यू टू इट्स कंसर्निंग कंडक्ट, तो ये भी कहीं सही है जो उनका कंडक्ट है, जिस प्रकार का उनका पार्शियल बिहेवियर रहा है। हाउएवर लेकिन देयर इज़ नो वेरीफाइएबल एविडेंस दैट द पैटर्न ऑफ डिलीशन बाय एसआईआर अक्रॉस बूथ्स अलाइन विद द वोटिंग प्रेफरेंस ऑफ वन कोलिशन सपोर्टर्स। लेकिन कोई भी ऐसा अभी भी वेरीफाइबल एविडेंस नहीं पेश किया गया है। मतलब वेरीफाई करना मतलब किसी चीज़ को आपने सही करना, और एबल मतलब लायक, तो और एविडेंस नाउन है, तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसको आप वेरीफाई कर सको, जिसको आप सही साबित कर सको कि वो इस पैटर्न को शो कर सके। जो एसआईआर ने जो नाम को हटा दिया है यानी वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की है, उसका कोई कनेक्शन है वोटिंग प्रेफरेंस के साथ में, इस कोएलिशन मतलब इस ग्रुप के साथ जो लोग जीते यानी एनडीए के साथ में। कोएलिशन का मतलब यहाँ पे ग्रुप है। There is also no method to match each deleted entry with a credible pre-existing record of partition preference. और ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे मैच कर सकें हर एक डिलीटेड की, इतने लोगों को जो डिलीट कर दिया है, ऐसा भी कोई मेथड नहीं है कि उनको भी कोई आपका मैच कर सकें, है ना। प्री एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो पुराना रिकॉर्ड आपका था उन सपोर्टर्स का, मतलब वोटर्स का बोल रहा है कि ऐसा कोई वेरीफाइबल एविडेंस भी नहीं दिया गया है। तो ये सारी की सारी बातें परपोर्टेड हैं, क्योंकि कुछ साबित नहीं हो रहा है ना, कुछ आपने सुप्रीम कोर्ट में आपने अपनी बात को पेश की जाएगी तब तो बात सही मानी जाएगी, नहीं तो सब कुछ बात एलिज्ड है, सब कुछ कथित तौर पे ही हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहाँ पे महागठबंधन ने कवर्ड इट्स वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें फ्रेम किया डिलीशन एज पार्ट ऑफ कंसर्टेड अटेम्प्ट टू डिस्पोजेस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ देयर फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, उनकी वोट, ठीक है। तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहाँ पे महागठबंधन ने एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने क्या चीज़ को शो किया था कि जो एसआईआर है वहाँ पे उनकी जो डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, जो मेन कोशिश यही है
कि जो लोग हैं कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को उन्होंने टारगेट करते हुए कि आप लोगों की जो वोट करने की अधिकार को ही हटा दिया जा रहा है। पजेस करना मतलब आपके पास अधिकार है, डिसपजेस कर देना मतलब आपको वहाँ से बर्खास्त कर देना। तो यानी कि वहाँ पर भी इन्होंने उतना ही बुरा परफॉर्म किया है जितना कि बाकी बिहार में। ये जो फेलियर है मे बी ये किस वजह से हो सकता है, क्योंकि जो महागठबंधन है ना तो कंसोलिडेट करना मतलब एक साथ में जोड़ पाना पब्लिक के सेंटीमेंट को, ना तो वो एक साथ में जोड़ पाए, और ना ही जो लोगों के लाइवलीहुड जो उनके बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको भी वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाए। उसके साथ में क्या लैक कर रहा है, क्रेडिबल एक विश्वसनीय जवाब जो एनडीए जो यानी कि इनकी जो कैंपेन थी जिसमें इन्होंने बोला था कि अगर तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो ये फिर से जंगल राज आ जाएगा। तो ये कैंपेन था एनडीए के द्वारा। इस चीज़ के लिए भी इनके पास में कोई भी विश्वसनीय कोई भी कन्विंसिंग आंसर नहीं था। रेफरेंस टू द आरजेडीज प्रीवियस टर्म, तो ये जंगल राज आरजेडी के लिए पहले बोला जाता था जिसमें लालू यादव जी थे। तो ये जो इलेक्शन था वॉज ऑल्सो फॉट ऑन द क्वेश्चन इस बात पे भी कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा बिहार का, नीतीश कुमार होंगे कि आपके तेजस्वी यादव होंगे। और जो लोगों का सपोर्ट था, पोलराइजेशन इस क्वेश्चन के पीछे एविडेंटली मतलब क्लियरली फेवर कर रहा था फॉर्मर को। फॉर्मर मतलब अब दो लोग दे दिए, एक मिस्टर कुमार और एक मिस्टर यादव। तो फॉर्मर कौन है, ये पहले वाला, और लेटर कौन होता, बाद वाला। ठीक है। ओपोजिशन पार्टीज पर्टिकुलरली द कांग्रेस शुड एसेस मतलब इवेलुएट करे अपने फेलियर्स को बिहार में in a way that does not undermine an already fragile public confidence in the ECI. फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर। ओके, सो ओपोजिशन पार्टीज जो हैं खास करके पर्टिकुलरली मतलब खास करके कांग्रेस को, सो आपको पता है मैंने बोला कि ये जो कॉमा के अंदर दिया गया है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप इसे काट देंगे तो आपका सब्जेक्ट पार्टीज हुआ और यहाँ पे हेल्पिंग आपका शुड हो गया और फिर एसेस हो गया। तो शुड तो आपका मॉडल वर्ब है, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है, तो ये शुड हो गया। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, पार्टीज। अपने फेलियर को, ये जो पार्टीज हैं देयर फेलियर, क्योंकि पार्टीज हमारा सब्जेक्ट है तो अब इस पार्टीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना एडजेक्टिव लगाएंगे, तो इसीलिए हमने देयर फेलियर लगाया है। अब यहाँ पे क्वेरर बन सकता था, यहाँ पे आपका कुछ भी इट्स फेलियर बना देते, तो फिर अब आप सोचो कि इट्स किसके लिए आया है ना। इन अ वे किस तरीके से, जो इन अ वे दैट डज नॉट अंडरमाइन एन ऑलरेडी फ्रेजाइल पब्लिक कॉन्फिडेंस, ब्लेमिंग द ECI टू अवॉइड इंट्रोस्पेक्शन कैन बी सेल्फ डिफीटिंग फॉर द कांग्रेस टू द एक्सटेंट दैट मोर ऑफ दैट इज पॉसिबल। अच्छा, तो इन्होंने बोला है कि सिर्फ ECI को ही अगर हम ब्लेम कर रहे हैं और अपने इंट्रोस्पेक्शन मतलब इंट्रो अपने अंदर और इंस्पेक्ट करना मतलब झांकना, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो मतलब इनसाइड है ना, और इंस्पेक्ट मतलब आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो अगर हम अपने अंदर झांकने की बजाय, अपनी चीज़ों को जानने की बजाय अगर हम सिर्फ ECI यानी कांग्रेस अगर सिर्फ ECI को ब्लेम करती है तो ये अपने आप को ही क्या हो सकता है, सेल्फ डिफीटिंग हो सकता है, खुद को ही ये और नुकसान पहुंचा देंगे। टू द एक्सटेंट, किस हद तक, दैट मोर ऑफ दैट इज पॉसिबल, यानी जो अभी कांग्रेस की हालत है उससे और कई गुना ज़्यादा ये अपने आप को नुकसान पहुंचा देंगे अगर वो अपनी चीज़ों को इवेलुएट नहीं करते हैं, उसको एसेस नहीं करते हैं तो। ओके, डन। ठीक है। अच्छा, ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं देयर इज़ नो वेरीफाइबल एविडेंस। अब अगर हम इसमें से सोचें कि ये इज़ किसकी वजह से आया है, राइट, तो आप सोचेंगे कि मैम देयर की वजह से आया है, नहीं नहीं नहीं,
देयर आपका जो है ये एडवर्ब है, देयर मतलब वहाँ, वहाँ क्या है, ये जगह बता रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करते, सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो हमेशा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जब भी आपको देयर दिखाई देगा तो उसकी कोई अपनी वर्ब नहीं होती, तो आप ये नहीं सोचेंगे देयर के साथ हमेशा सिंगुलर है प्लूरल वर्ब आती है। तो फिर अब आप इसके बाद में देखिए, आपको जो नाउन दिखाई देगा, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो फिर यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो सब्जेक्ट यानी नाउन है वो एविडेंस है, ये तो वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो फिर हमारी यहाँ पे इज आई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एविडेंस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, एविडेंसेस नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे एविडेंसेस कर देता तो गलत हो जाता, और अगर यहाँ पे आर कर देता तो भी गलत हो जाता। तो जो हम एरर डिटेक्शन का जो हमारा पार्ट है वो हम आराम से यहाँ से कर सकते हैं। ओके ओके, अब यहाँ पे ये जो अलाइन है, ये अलाइंस दिया हुआ है, that the pattern of deletions by SIR across his booths aligns with the voting preference of one's coalition supporters। अब ये जो अलाइंस है इसकी वर्ब कौन है? अलाइन विद का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ में मैच करना, अलाइन विद मतलब उसके साथ में आप मैच कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये किस चीज़ से अलाइन कर रहा है वो छोड़ो, अभी हम यहाँ पे हमारा अलाइन वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? अब देखो ये देयर इज नो वेरीफाइबल एविडेंस दैट, किस चीज़ का? जो ये जो पैटर्न है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? पैटर्न। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया ऑफ प्रेपोजिशन है उसके बाद, तो उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो डिलीशन हमारा हट गया। बाई SIR ये तो किसी के अक्रॉस इस बूथ ही अलग हट गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? पैटर्न, उसकी वर्ब कौन है? अलाइन। अलाइन के साथ में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन विद आता है। ओके डन। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे जो ये ट्रांसफरिंग है, ट्रांसफरिंग, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फ्रॉम और यहाँ पे टू हटा के अगर हम यहाँ पे एंड लगा देते तो क्या ये सेंटेंस में कोई एरर हो जाता? एब्सोल्युटली एरर हो जाता, क्योंकि फ्रॉम का पेयर हमेशा किसके साथ बनता है? टू के साथ बनता है। फ्रॉम आपके सोर्स को दिखाता है जहाँ से वो चीज़ शुरू हो रही है, और टू आपके डेस्टिनेशन को दिखाता है। दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं, फ्रॉम भी पोजीशन प्रेपोजिशन है, टू भी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशंस के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या प्रोनाउन करेगा। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र तो वर्ब होता है, तो वर्ब का ING फॉर्म बना देना, जिसको हम यहाँ पे जेरंड की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए आप एक और चीज़ अपनी नोटबुक में लिख लो कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी वर्ब आती है तो वो अपने ING फॉर्म में आती है, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रांसफरिंग लगाया है, तो ये हमारा जेरंड कहलाएगा। अगर इसका हमसे आइडेंटिफाई करने को बोलें कि इसको आइडेंटिफाई करो, अंडरलाइन करके बोल दिया कि आइडेंटिफाई करो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा जेरेंड। बेनिफिशियरी कौन होते हैं? बेने का मतलब होता है गुड, बेने का मतलब होता है गुड, और बेनिफिशियरी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको वो फायदा मिल रहा है। बेनिफिशियरी वो होते हैं जिसको वो फायदा रिसीव कर रहे हैं। बेनिफैक्टर, फैक्टर मतलब कारक, तो वो जो फायदा पहुंचाने वाला है, जो आपको फायदा पहुंचा रहा है वो बेनिफैक्टर है, और जिसको फायदा मिल रहा है वो बेनिफिशियरी है। आप ऐसे सोचो। हाँ चलो यहाँ देख लेते हैं। तो अगर सपोज करो कि A है और ये B है, तो अगर A ने आपको 100 रुपये आपके नाम पे, मान लो उसने 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख हुए ये, 1 10 100 1000 10,000, तो ये तो बस इतने हो गए। तो इतने पैसे वो आपको दे रहा है, उसने बोला कि 1 महीने बाद में ये पैसा B को मिल जाएगा। सो नाउ यू आर द बेनिफिशियरी एंड A इज योर बेनिफैक्टर। तो जिसने आपके नाम पे वसीयतनामा लिखा है वो आपके बेनिफैक्टर हैं, और आप उनको रिसीव कर रहे हैं, सो यू आर द बेनिफिशियरी। ये आपके बैंक अकाउंट में भी आता है कि हमेशा अपना बेनिफिशियरी हमें ऐड कर देना चाहिए, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पैसे को वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो बेनिफिशियरी कौन होगा? जो हमारे बाद हमारे बेनिफिट्स को ले पाएगा।
ओके, तो बेनिफिशियरी हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि बेनिफिशियरी में ये IES कैसे लगा है, बेनिफिशियरी में IES कैसे लगा है, ये मुझे जानना है। बेनिफिशियरी की स्पेलिंग क्या होती है, और उसका जब मैंने प्लूरल फॉर्म बनाया तो IES क्यों लगाया, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ। डन है, आई थिंक ठीक है हमारा। हाँ, जैसे कि अब इसमें देखें, इसका सब्जेक्ट कौन है, जैसे एलिगेशंस है, द एलिगेशंस अगेंस्ट द ECI आर पार्शियली। सो एलिगेशंस अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या है, प्रेपोजिशन है, तो द ECI ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो सब्जेक्ट कौन है, एलिगेशन, एलिगेशन प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आया है, आर। आर यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही नहीं है। अब आप सोचेंगे मैम ये तो ING दिखाई दे रहा है, तो क्या ये मेन वर्ब है, नहीं नहीं नहीं, ये मेन वर्ब कैसे हो गया, यहाँ पे इट्स दिया हुआ है, तो इट्स क्या है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। अच्छा, तो फिर मैम यहाँ पे ये दोनों नाउन है, नहीं, कंडक्ट नाउन है और ये इसको बता रहा है, तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया, और इसको वैसे डिटर्मिनर बोल देंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर हमेशा नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये फाइनली इट्स किसके लिए आया, कंडक्ट के लिए ही आया है। और कौन सा, कंसर्निंग कंडक्ट, कैसा कंडक्ट, कैसा कंडक्ट, चिंताजनक आपका बिहेवियर, ठीक है। ओके, सो हो गई हमारी क्लास कंप्लीट। आप मुझे बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई आपको। देखो, मैं खुद ये बात बोलती हूँ कि आपको 1 से 2 महीने के अंदर में आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर कुछ तो बदलाव हो रहा है। अगर वो 100% तो वैसे भी नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा, वो तो हम डेली पढ़ते हैं, डेली सीखते हैं, बट एक चेंज तो हमें अपने अंदर फील होना चाहिए, ठीक है। नहीं हो रहा है तो मतलब आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, आप सही से काम नहीं कर रहे, बदलाव करने की ज़रूरत है। सो हमें टनल विजन नहीं रखना है, हमें अपना वाइड आपका विजन होना चाहिए। ओके, डन। सो चलिए क्लास को करते हैं कंप्लीट, बट अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो दिस इज़ वेरी बैड। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड व्हाट यू हैव टू डू, join the telegram, there I'll send you this PDF so that you can read it by yourself. Take care of yourself. Thank you very much.